हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल है भाई सभी के? कैसे हैं अभी सभी हमारे बच्चे? एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? जय हिंद भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए चर्चा करेंगे अभी हम सब चीजों के ऊपर, लेकिन आप पहले क्लास करिएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए ओके बच्चे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर देना स्टार्ट करिएगा फटाफट। पहले क्वेश्चंस कवर करते हैं, फिर हम लोग आगे का जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि भैया कैसे होगा, स्टेनो वालों के बच्चों के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, कैसे करें क्या करें। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा अलग से, ठीक है। फिर सीजीएल वालों का तो खैर अभी है ही इसके बाद। ओके, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। ही वॉज इन नो पोजिशन टू बार्गेन फॉर अ सेटलमेंट फॉलोइंग द एविडेंस दैट वाज प्रेजेंटिंग टू द कोर्ट। वो कह रहा है कि भैया वो हालत में नहीं था, बार्गेन करने की कंडीशन में नहीं था। ही वॉज इन नो पोजिशन, यहां पर ही वॉज इन नो पोजिशन का मतलब है कि वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो बार्गेन कर सके एक सेटलमेंट के लिए। किसके बाद? जब एक सबूत, फॉलोइंग द एविडेंस दैट वाज, सबूत जिसको क्या किया गया, कोर्ट के सामने पेश किया गया। अब सबूत ने खुद तो पेश नहीं किया होगा, सबूत को किसी के द्वारा पेश किया गया होगा। तो जब किसी के द्वारा पेश किया गया होगा तो इसका मतलब यह है कि एविडेंस जो है वो हमारा डूअर नहीं है, रिसीवर है। और अगर एविडेंस रिसीवर है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर डूअर, करता, वो सब्जेक्ट हो जाए तो वो एक्टिव वॉइस होता है। तो अभी तो ये पैसिव वॉइस है। तो अगर हम वॉजवर के साथ आईएनजी लगाते हैं, वॉजवर के साथ आईएनजी किस में लगता है? एक्टिव वॉइस में लगता है। तो मेरे भाई ये किस में होना चाहिए था? पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। तो यहां पर प्रेजेंटिंग नहीं होगा, दैट वॉज प्रेजेंटेड, सबूत जिसको पेश किया गया। ठीक है जी, किसके सामने पेश किया गया? कोर्ट के सामने पेश किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन किस किस का सही हुआ और समझ में आया हो तो एक बार थम्स अप डालेंगे कि भैया पहला क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है और हमने ये बात समझ ली है कि इस क्वेश्चन में जो था वो यहां पर एविडेंस दिया है सब्जेक्ट, और एविडेंस जो है वो डूअर नहीं है, रिसीवर है, और इसको किसी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख देता बुक वॉज राइटिंग, तो क्या सही होता? बुक वॉज राइटिंग, बुक लिख रही थी ना, बुक वॉज रिटन। वॉज रिटन का मतलब है किसी के द्वारा बुक लिखी गई है। आया समझ में ना? थम्स अप डालते रहना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चलना चाहिए एक एक क्वेश्चन हर बच्चे को क्लियर होता हुआ चल रहा है। ठीक है। रेनफॉल एट आर कॉलोनी इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी, हमारी कॉलोनी में जो बारिश है वो सफिशिएंट मात्रा में है, मतलब काफी मात्रा में बारिश जो है वो होती है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, वो कह रहा है रेनफॉल एट आर कॉलोनी, नहीं कहा उसने, सॉरी कंट्री कहा है यहां पर। तो कंट्री कहा है, इसका मतलब एट तो हम वहां यूज करते हैं जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। जब किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर जगह के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम एट यूज करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो आपके शहर में कोई क्लॉक टावर है, कोई घंटा घर है, तो मैंने कहा भाई सूरज से कि सूरज क्लॉक टावर पे मिलना, तो मैं क्या कहूंगा? एट क्लॉक टावर। ठीक है। मान लो कोई एड्रेस दे दिया कि भाई 569 टू ऐसे करके, तो ये क्या हो गया? इसमें मिलेंगे एट। जब हमने कहा भैया रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे तो हमने कहा एट रेलवे स्टेशन। ठीक है भाई। तो ये हम पर्टिकुलर स्टेशन, सॉरी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। ठीक है, एट एयरपोर्ट, एट रेलवे स्टेशन, एट बस स्टेशन। तो यहां पर कंट्री, हमारे देश में ठीक ठाक मात्रा में बारिश होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप मारते चलो भैया दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर है, तीसरे की तरफ बढ़ा जाए आगे। Despite the torrential rains in many areas, people yearn to a drop of water। देखो हमें पता है कि despite अपने आप में क्या होती है? एक प्रेपोजिशन होती है। इसके पीछे हम ऑफ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं?
बताना एक बार कमेंट बॉक्स में, क्या हम डिस्पाइट के पीछे ऑफ लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। डिस्पाइट किसके इक्वल होता है? इंस्पाइट ऑफ के इक्वल होता है। इंस्पाइट के पीछे ऑफ लगता है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हर बच्चे को पता है। तुम्हें खास क्या पता है? ये होना चाहिए कि डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ अपने पीछे कभी भी क्लॉज नहीं लेते हैं, फ्रेज लेते हैं। और फ्रेज होता है शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक समूह, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखो, डिस्पाइट द टॉरेंशियल रेन्स, भारी बारिश के बावजूद, मतलब बहुत भारी बारिश होती है। तो ये तो टॉरेंशियल रेन्स क्या है? रेन्स तो यहां पर नाउन है। नाउन से पहले टॉरेंशियल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। इन मैनी एरियाज, अब इन क्या हो गई? फिर से प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन के पीछे एरियाज नाउन हो गया, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव हो गया। तो कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब ये सही है। आगे, पीपल यर्न, पीपल अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि डिजायर और यर्न दोनों का एक ही मतलब होता है, या क्रेव, इन तीनों का एक ही मतलब है, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा करना। और इनके पीछे प्रेपोजिशन लगती है फॉर। डिजायर फॉर, यर्न फॉर, क्रेव फॉर, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना। जैसे आपको आइसक्रीम खाने की होती है ना, कि भैया मेरा आइसक्रीम खाने का मन करता है यार, तो आई यर्न फॉर आइसक्रीम। ठीक है, आई यर्न फ्रॉम फॉर हैविंग आइसक्रीम। ठीक है, तो डिजायर फॉर, यर्न फॉर, क्रेव फॉर, तीनों के साथ फॉर लगता है। क्या तुम में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे ये बता सके कि डिजायरस के साथ क्या प्रेपोजिशन लगती है? है कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये बता सके कि डिजायरस के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं? आइए जी। तो यहां पर समझ में आ गया होगा आपको कि भैया यहां टू नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा फॉर। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, चलिए। अबाउट 2 लाख पीपल, लगभग 2 लाख लोग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर 2 lakhs पीपल लिखता हूं तो क्या ऐसा लिखना सही है? ये एक्चुअल में पूछा हुआ एरर है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन बनाया है ये। देखो, डिजायरस के पीछे, जिस बच्चे को नहीं पता वो लिख लेना, डिजायरस के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन लगती है ऑफ। ठीक। अबाउट 2 lakhs पीपल, ऐसी कंडीशन में अबाउट अपने आप में क्या है? प्रीपोजिशन है। आपको पता है जो ये नया वेंडर बना है, इसका एक और क्वेश्चन, ये ना यूपीएससी की तरह क्वेश्चन पूछने लग रहा है। यूपीएससी में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड क्या है। जैसे कि हमने ये देखा प्रीपोजिशन है, तो तोड़ना आना चाहिए आपको। यहां पर पीपल क्या है? नाउन है। प्रीपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता है। तो अबाउट 2 lakhs पीपल, अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव प्लूरल नहीं हो सकता, इसीलिए कभी भी लैक्स नहीं कहोगे यहां पर। ठीक है मेरे भाई, 2 lakh ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अबाउट 2 lakh पीपल लूज देयर लाइव्स। देखो, आपने पढ़ा होगा एक ये वाला लूज होता है, इसका मतलब होता है खोना या हारना। मैच हारना भी यही होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। फिर नीचे आ जाओ, LOOSE, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है ढीला। जैसे मैं आपसे कहूं लूज पेंट या लूज शर्ट, तो शर्ट अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले लूज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये होती है अपने आप में वर्ब। तो लगभग कितने? 2 लाख लोगों ने क्या किया है? अबाउट 2 lakh पीपल, लगभग 2 लाख लोगों ने क्या कर दिया है? लूज देयर लाइव्स। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? यहां पर हमें चाहिए क्या मेरे भाई? यहां पर हमें चाहिए वर्ब चाहिएगा। क्या चाहिएगा? वर्ब। तो यहां पर ढीला करना नहीं है, अपनी जिंदगी उन्होंने क्या कर दी है? खो दिया है। आया समझ में? समझ में आ गया बात? क्यों आया यहां पे? ये हटा क्योंकि हमें यहां पे वर्ब चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी। अच्छा, देयर यहां पर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके पीछे क्या है? ये नाउन है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो क्या कर दी है? खो दी है। ठीक है, हर साल वो खोते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, साफ पानी की वजह से। आगे बढ़ते हैं भाई। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरा थम्स अप मारो कि भैया क्लियर है। दोनों बातें एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई मोती की तरह, कि लूज और लूज में क्या फर्क होता है। अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है लॉस।
ये जो लॉस होता है ये नाउन होता है और इसका मतलब होता है हानि, मतलब एंटोनियम होता है ये प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का उल्टा लॉस, ये लूज होना और ये लूज जो होता है ढीला, और इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, जब एक गैस को ठंडा किया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश 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 शाबाश। सर संकल्प बैच, संकल्प 2.0 बैच का क्या करना है? बाय करना है। अब संकल्प 2.0 जब से मैंने उसमें डाला है ना, उसमें प्रैक्टिस बैच के अंदर आपके, तब से काफी बच्चों को पसंद आ रहा है। अभी संकल्प 2.0 बेटा वो खरीद नहीं सकते आप, वो बंद हो गया है। अब तो नया बैच ही आएंगे, 2 बैच आएंगे, एक प्रैक्टिस बैच और एक बेसिक बैच, ठीक है? तो उसको अभी नहीं कर सकते, आप अगले उसमें ही करना। व्हेन अ गैस इज कूल डाउन, जब एक गैस को ठंडा किया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, गैस को ठंडा किया जा रहा है, यहाँ गैस सब्जेक्ट चल रहा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये कूल डाउन ठंडा करना हो गया हमारा पैसिव में। जब एक गैस को ठंडा किया जाता है तो इट यहाँ पर सिंगुलर है और टर्न्स में एस लगना बिल्कुल सही है। क्यों लगना सही है? क्योंकि टर्न सिंगुलर है, सॉरी इट सिंगुलर है, तो इसीलिए टर्न में एस लगना सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन इनटू का लगना भी सही है। इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, ये एक लिक्विड में बदल जाता है एक प्रोसेस के माध्यम से, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। देखिए, माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से। और मीडियम के लिए हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? फ्रॉम नहीं यूज करते, थ्रू। कौन सी प्रेपोजिशन? थ्रू। तो इसके लिए प्रोसेस यानी कि मीडियम के लिए आप प्रेपोजिशन थ्रू का इस्तेमाल करते हो, ना कि फ्रॉम या बाय का यूज करते हो। बात आ गई समझ में? जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया एक ट्रक जो है वो टनल से होके गुजरा, तो आप इसमें क्या करोगे? फ्रॉम द टनल या थ्रू द टनल? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या करोगे। कि भैया एक ट्रक जो है वो टनल से पास हुआ, तो थ्रू द टनल बोलोगे इसको, ठीक है? फ्रॉम द टनल नहीं बोलोगे, थ्रू द टनल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। 1989 में द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एंड ईरान रेस्टोर्ड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बताइए। थ्रू द टनल, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश राहुल भाई, बहुत बढ़िया राहुल, गुरमीत, मोनिका, थ्रू, थ्रू दिया है, थ्रू, शाबाश। तो भैया अबाउट टर्न यानी कि एक बदला हुआ, और ईरान ने क्या किया? अपना रिस्टोर कर लिया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो, अगर मैं कहूं कि एक कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा था, ठीक है, द डॉग वॉज वेगिंग इट्स टेल, तो मैंने कहा भैया कौन सा इट्स आएगा? तो आपने कहा सर देखो यहाँ पे टेल जो है वो नाउन है, और इस नाउन से पहले जो है वो एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के रूप में ITS आपने पढ़ाया हुआ है। नायक बैच में मैंने आपको ये समझाया था, हाथ खड़ा करो जिस चीज को क्लियर है ये। और IT' ये कहलाता है इट इज। तो ये तो सब्जेक्ट और वर्ब, और नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो इट्स टेल है ना। तो ऐसे ही ईरान अपनी फैमिली प्लानिंग को स्टोर कर रहा है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये हमारा क्या हो गया? प्रोग्राम क्या हो गया? नाउन। किसका प्रोग्राम? ईरान का प्रोग्राम, तो ये हो जाएगा ITS, इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सी इसका आंसर होगा। अगला, इसमें से आपको ढूंढना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ द वर्ड वॉकिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको बताना है कि वॉकिंग को सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया है। पहला ऑप्शन, वॉकिंग इज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, प्रेजेंट टेंस फॉर्म का मतलब यहां पर समझो क्या है। वर्ब की प्रेजेंट टेंस फॉर्म है। आपको लग रहा है प्रेजेंट टेंस फॉर्म है यहां पर? ये वर्ब की प्रेजेंट टेंस है ये। पहली बात तो ये वर्ब ही नहीं है ना, बात खत्म करो। वर्ब कौन है यहां पर? इज। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये तो वर्ब ही नहीं है ना, बात खत्म। प्रेजेंट टेंस फॉर्म तो है ही नहीं। वर्किंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिख लेना, कभी भी पास्ट पार्टिसिपल बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वॉकिंग इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म में तो कभी आईएनजी लगता ही नहीं है। वर्ब की बेस फॉर्म तो मान लो जैसे गो, कम, है ना, ये होता है, आईएनजी लगता ही नहीं है। यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि जिरेंड के रूप में यह काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है
जो कि जिरेंड के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन, और नाउन के रूप में कौन यूज होता है, जिरेंड यूज होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। He was consulted seldom by his colleagues while making important decisions on financial matters। मतलब he was consulted, वो कभी कभार उससे कंसल्ट किया जाता था। एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, I go seldom home, मैं कभी कभार घर जाता हूं। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही है तो लिखो भैया सही है, और गलत है तो भैया लिखो गलत है, और क्या गलत है वो बताओ मुझे। आई गो सेल्डम होम, काम की बात बताऊंगा, इसको ध्यान रखना, आगे के लिए भी काम आएगी। चलो, क्या है कि कभी भी जो हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है और मेन वर्ब से हमेशा पहले आती है, इस बात को याद रख लेना। और कौन सी वाली, इनडेफिनिट। पूरा ज्ञान होना चाहिए ना, अधूरा ज्ञान नहीं। इनडेफिनिट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती है भैया, एक दो का नाम लिख दो। जैसे नेवर, ये सीडीएस में भी पूछा था ये नेवर वाला क्वेश्चन। ऑलवेज, एवर, सेल्डम। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसने क्या कर दिया, सेल्डम के बाद यानी कि मेन वर्ब के बाद इसको इस्तेमाल किया है, तो ये तो गलत हो गया ना सरासर। आई गो सेल्डम होम, गलत, उल्टा लिखो, आई सेल्डम गो होम। तो गो यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आपको यूज करना है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ही वॉज सेल्डम कंसल्टेड। ठीक है, तो ये सेल्डम जो है ये उठ के कहां जाएगा, यहां आ जाएगा इस पार्ट में। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया, क्लियर है बात? थम्स अप डाल दो जी भैया, बिल्कुल क्लियर है, इसमें हमें कोई 1% की भी समस्या नहीं है। जल्दी से फटाफट कि भैया क्लियर है। 9, सच ऑब्स्टिकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ऐसी बाधाएं उसको नहीं रोकेंगी, या वो ऐसी बाधाओं से नहीं रुकेगा। लग रहा है कुछ देखते ही आ गया होगा कि नेवर की जगह क्या हो जाएगा, एवर, क्योंकि नथिंग अपने आप में क्या है, निगेटिव है, एवर अपने आप में क्या है, निगेटिव है, नेवर अपने आप में निगेटिव, तो दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते। तो कह रहा है ऐसी बाधाओं से कभी नहीं रुकेगा, और ना वो रुका, ना वो कभी रुका, नथिंग एवर डिड, ना तो वो कभी ऐसी चीजों से रुका, किसी ऑब्स्टिकल ने उसको आज तक नहीं रोका, और ना वो रुकेगा। तो यहां पर नथिंग के साथ हमने नेवर की जगह क्या यूज करना था, एवर का इस्तेमाल करना था। ये डबल निगेटिव का क्वेश्चन आ जाता है। इट इज ट्रू, ये बात सत्य है। इट यहां पर अपने आप में जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। इट हो गई हमारी वर्ब। ट्रू जो है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका अगर हमें नाउन फॉर्म पूछ ले तो ट्रू का नाउन होता है ट्रुथ। ठीक है, ट्रू एडजेक्टिव होता है, ट्रुथ हमारा नाउन होता है। ठीक है, चलिए, इट इज ट्रू, ये सत्य है, दैट एन ऑनेस्ट एंड हार्डवर्किंग मैन, समझो जो मैन है मेरे भाई ये नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है कि वो बंदा कैसा है, ऑनेस्ट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। तो ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन लगाना बिल्कुल सही है, कि एक ईमानदार और मेहनती आदमी इज ऑलवेज। अब यहां भी फिर से मैन, तो मैन यहां पर सिंगुलर नाउन है, इससे पहले ये एडजेक्टिव है, लेकिन जब सिंगुलर नाउन दिया है उसने तो हमें आर्टिकल भी तो चाहिए होगा। तो इज ऑलवेज अ हैप्पी मैन, यहां पर तो है आर्टिकल लेकिन यहां पर नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर। यही मैं पता नहीं, मेरे माइंड में ना कसम से वो एकदम से इंट्यूशंस आ जाती हैं जो जो तुम करने वाले होते हो। या तो कुछ पढ़ाते पढ़ाते ऐसा हो गया हो कि भाई 1 साल से मैं तुम्हें लगातार पढ़ा रहा हूं, तो मैं समझ जाता हूं कि आप किस जगह पर दिमाग लगाना चाह रहे हो और कहां गलती करना चाह रहे हैं। पता नहीं एकदम से ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं। अब देखो मुझे पता था कि भाई तुम गड़बड़ करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है जब ऑनेस्ट से पहले यहां लगा दिया तो हार्डवर्किंग से पहले भी लगाओ। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर मैं कहूं आ, ये ले लो, एन इंटेलिजेंट एंड
हैप्पी पर्सन। इसका मतलब है कि जब हम किसी नाउन से पहले दो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं और अगर एक से पहले आर्टिकल यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एक ही व्यक्ति है। अगर मैं यहां पर यहां भी आर्टिकल लगा रहा हूंगा तो इसका मतलब है वो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? दो व्यक्ति हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है नायक बैच के अंदर। आपको जब मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया था तो सिखाई थी ये बात कि बेटा ये गड़बड़ हो जाएगी। अब तुमने ना वही तो गड़बड़ कर दी। देखो यहां पर जब तुम्हें पता है कि आदमी एक है क्योंकि वर्ब भी एक है, तो इसीलिए अगर तुम यहां भी आर्टिकल लगा दोगे तो ये दो आदमी हो जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा लग रहा था जब यहां पर है तो मैं यहां भी लगा दूं, है ना? ऐसा ही लग रहा था ना। तो नहीं लगाना है, वो एक ही व्यक्ति है मेरे भाई। यहां पर यूज करना है आपको, ये आर्टिकल यूज होना है। अब समझ में आया दया? हाँ भाई, अरे कुछ समझ में आया? हंस भी लो थोड़े बहुत। इतने परेशान हो रखे हो कई दिनों से। समझ रहा हूं मैं बात को। हमारी तो हालत ही खराब है। खैर ठीक है, कैसा दिन देखना पड़ रहा है भाई। कसम से कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हम उस भारत में जी रहे हैं। मतलब प्राउडली कहते थे कि हमारा भारत महान। महान आज भी है, पर सच में बता रहा हूं भाई, ऐसा अपने जीवन में ना कभी नहीं सोचा था। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम उस दौर में आ जाएंगे जहां पर हमें पढ़ाई भी करनी है और लड़ाई भी करनी है। सिर्फ सोचा था कि हमारे बुजुर्गों ने क्रांति की है, ठीक है, लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन खुद भी लड़ना पड़ जाएगा ये कसम से नहीं सोचा था। पर कहते हैं कि इंसान जो सोचता नहीं है वही उसके जीवन में होता है। पर ठीक है, पीछे हटेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसा भी हुआ ना कि भाई देखो बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बुरे से बुरा यही तो हो सकता है कि क्या होगा बुरे से बुरा? बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? दो चीजें हो सकती हैं। पहली तो ये हो सकती है कि भाई चलो जेल डाल दिया गया। दूसरा ये होगा कि और उससे ज्यादा क्या हो सकता है? आखिर में सबसे ज्यादा होती है मौत। और मौत का डर हमारे अंदर है नहीं भाई, क्योंकि हमारा तो जो होना था जीवन में हो लिया है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि हम चाहते नहीं थे ये सब करना, बट सच में बहुत मजबूरी हो गई है अब ना। कल से तो कसम से जब उस बच्चे को पीटा है ना, और उस इंदौर से भी वीडियोस आई हैं मेरे पास कुछ बच्चों की, वहां लड़कियों को भी पीटा है यार। वो वीडियो मैंने बनाई नहीं है अभी क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं तो सच बताऊं, बहुत ही बुरा लग रहा था। इतनी गंदी वीडियोस है, इतना मन खट्टा हो गया एकदम से देख के कि ऐसा लग रहा था यार अब तो जान भी चली जाए ना। सच में अगर जान भी चली जाए ना तो वो भी कुर्बान है, क्योंकि सब कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है। कुछ नहीं था यार हमारे पास। सच बताएं, मैंने आपको अपनी कहानी बता रखी है, और मैंने क्या, सभी टीचर्स ने, स्टूडेंट नहीं दिया सबको। तो अगर उनके लिए मान लो जान भी देनी पड़ रही है तो क्या ही है, ना कुछ लेकर आए थे ना क्या लेकर जाएंगे हम लोग। बट ये है कि कम से कम हम अपनी नजरों में खड़े रहेंगे, हम अपनी नजरों में ना मिला पाएंगे कि कल ना ये कह पाएंगे अब से 10 साल बाद कि यार कभी एक ऐसी बच्चों पे प्रॉब्लम आई थी और हम ना सीना तान के खड़े हो गए थे आगे। तो बस यही है कि ऐसा लगता है कि यार कभी कभी सच में, मतलब अंदर से कहते हैं ना, एक लड़कों को रोने का भी रोने का भी मन, मतलब मन तो करता है, पर यह है कि लड़कों को रोने का भी हक नहीं है। पर यार दिल तो दुखता है, बहुत बुरा लगता है कसम से जब ऐसा होता है कि यार मतलब कितनी अच्छी याद है तुम लोगों को कि जब हम क्लासेस अभी चल रही थी 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, सुबह क्लास, कितना हम लोग खुश थे, है ना? सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, मैं रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे तुम पे क्लास आ जा रही है, 11 बजे हम लोग फिर कभी हेलवी, कभी T10 T20 सीरीज, फिर शाम को मॉक टेस्ट, क्या क्या। खैर कहते हैं कि भगवान कुछ ना कुछ तो वो भी सोच ही रहा होगा, है ना? चलो टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, ठीक है? जो होगा अच्छा होगा, है ना? ऊपर वाला सब बढ़िया करेगा। मेहनत की है आप लोगों ने। 11 पे आ जाओ। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज with traditional authority and financial incentives have become increasingly difficult। देखो कह रहा है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, समझो, अगर मैं आपसे कहूं ईटिंग मैंगोज, जो हमारे थोड़े से कमजोर बच्चे हैं ना भाई, वो समझना चीजों को। ईट
वैसे तो तुम ज्यादातर अब ठीक ठाक हो गए हो। ईटिंग मैंगोज इज ऑब्लिक आर गुड फॉर हेल्थ। अब तुम मुझे ये बताओ इसमें इज आएगा या आर आएगा? देखो, ईटिंग मैंगोज इज ऑब्लिक आर गुड फॉर हेल्थ। अगर मैं यहां पर ईटिंग को हटा दूं तो मेरे भाई इसका सब्जेक्ट कौन होगा? मैंगोज, जो कि प्लूरल होगा, इसका आंसर होगा आर। लेकिन मैंने कहा ईटिंग मैंगोज, मैंगोज खाना। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ना, इन वर्ब का जो, या जो भी आएगी इसमें से, जो इसका सब्जेक्ट है वो ईटिंग है। क्यों? क्योंकि ईट अपने आप में एक वर्ब होती है और इस वर्ब के पीछे मैंगोज जो होगा उसका ऑब्जेक्ट होगा। हालांकि ये काम देखिए, अगर जिरंड बना तो बना तो वर्ब से ही ना भाई, V1 वर्ब में ही तो आईएनजी लगाया गया, तो है तो ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। बट ये है तो एक तरीके से नाउन, जिरंड होती तो क्या है? वर्ब होती है। अगर मैं कहूं राम, राम वर्ब थोड़ी हो सकता, ये सिर्फ नाउन है। लेकिन ये वर्ब से बना हुआ नाउन है, जिरंड जो है वो वर्ब से बना हुआ नाउन है। तो कई बच्चे पूछते हैं कि तो सर फिर ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट यहां पर कौन है? ईटिंग है। तो इसलिए मैं मैंगोज के हिसाब से ना लेके मेरे भाई इज जाऊंगा यहां पर। ईटिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सॉरी, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है भाई, आई बात समझ में सभी को? रीजन समझ में आया कि मैंने यहां पर ये क्यों इसके हिसाब से नहीं लगाया? अब आ जाओ, मोटिवेटिंग किसको? होम। तो ये तो होम का आंसर ले रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, विद हो गई मेरे भाई प्रीपोजिशन, विद हो गई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के पीछे ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्योंकि दोनों एंड से जुड़े हैं। तो प्रीपोजिशन के पीछे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो फिर सब्जेक्ट कौन है? मोटिवेटिंग। और मोटिवेटिंग कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से मेरे भाई आंसर होगा हैज। पूरा ब्रेक कर दिया, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको रीजन ना समझ में आया। आया ना समझ में? कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया हमें ये कहानी समझ में आ गई कि हम क्यों इसके पीछे ये इसको ऑब्जेक्ट मान रहे होते हैं, कि ये यहां पर सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात सभी को? आओ आगे। मेरा बड़ा भाई इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड। क्या गो टू अब्रॉड कहना सही है? पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, तो मैं साथ के साथ बताते हुए चलता हूं। नहीं, गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई? इसका रीजन कोई मुझे बता पाएगा आप में से? कोई ऐसा ईमानदार होनहार बच्चा है? गो अब्रॉड कहना क्यों सही है? क्योंकि अब्रॉड जो होती है वो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है। क्या होती है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले हम यहां टू प्रेपोजिशन नहीं लगा रहे होते हैं। टू लगाते हैं या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। हाँ, अगर यहां लंदन लिखा होता, अगर यहां दिल्ली लिखा होता, क्योंकि ये दोनों नाउन है, तो गो टू लंदन, गो टू दिल्ली कहना सही था। तो यहां पर गो अब्रॉड कहना सही है। कई बच्चे यहां भी डाउट करते हैं। मेरा भाई प्लान कर रहा है जाने का, विदेश जाने का, जैसे ही वो रिटायर होगा अगले साल। तो इसका मतलब यह है कि एज सून एज के बाद जो ये है ना, ही विल रिटायर इन दिसंबर, ये है कंडीशन। क्या है मेरे भाई? ये कंडीशन है। किसी ने आंसर नहीं दिया यार मुझे अभी तक। ये है कंडीशन कि जैसे ही वो रिटायर होगा तब वो जाएगा। इसका मतलब अब क्वेश्चन थोड़ा दूसरा दूसरा खड़ा हो गया। याद करो, मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि कभी भी आपको दो क्लॉज दिए हों तो एक क्लॉज में क्या होगी? कंडीशन होगी। और जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, याद रखना। और ऐसे भी सिखाया था कि कंजक्शन वाला जो क्लॉज होता है उस क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं रखते, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा कंडीशन होती है, उसमें रिजल्ट नहीं होगा, कंडीशन। तो एज सून एज ही विल रिटायर नहीं होगा, ही रिटायर्स होगा। भले ही यहां पर नेक्स्ट ईयर लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा क्योंकि ये कंडीशन है मेरे भाई, और कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। था ना बेहतरीन क्वेश्चन ये? विल हटेगा यहां से। सर मेरा एग्जाम है स्टेनो का, मुझे तो लग रहा है मेरा पहला एग्जाम ही बेकार जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे चला जाएगा? सोच पॉजिटिव रखो, जीवन में सब पॉजिटिव होगा। इट इज इविडेंट। इविडेंट का मतलब होता है क्लियर। तो ये जो एडजेक्टिव इसने दिया है इसका मतलब है क्लियर। ये बात स्पष्ट है, क्लियर है कि द बैंकिंग सेक्टर हैज अंडरगॉन ट्रेमेंडस चेंजेस।
बैंकिंग सेक्टर अच्छा सेक्टर जो है ये बैंकिंग सेक्टर सिंगुलर ही तो है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बदलाव, काफी सारे बदलाव इसके अंदर हुए हैं पिछले दो पास 2 डिकेड्स में, पिछले 2 डिकेड। अच्छा 2 डिकेड्स को कितने साल कहेंगे जरा कमेंट में लिख के बताना। पिछले 2 सालों में, इसका मतलब है पिक्चर मेथड से समझो, पिछले 2 डिकेड्स में, इसका मतलब है पिछले 2 डिकेड्स में मतलब पीछे से लेकर अब तक, पीछे से लेकर अब तक। इसका मतलब हम परफेक्ट की तरफ जा रहे हैं। जब हम परफेक्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर अपॉन, ये क्वाइट अपॉन नहीं यूज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। जैसे कहते हैं ना फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। जब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, या तो हम परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हो या हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज कर रहे हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहां पर अपॉन ये सब का यूज नहीं करते, अपॉन तो मोशन के लिए आता है, ठीक है। तो हटा दो यहां से, अपॉन का यूज नहीं, फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। आपने बताया नहीं पास्ट 2 डिकेड्स कितना, 20 साल को कहते हैं, क्योंकि एक डिकेड में एक डिकेड में 10 साल होते हैं। डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो 2 डिकेड्स का मतलब हो जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। 14, देयर इज नो डेफिनेट रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ अ प्रेसिज एट रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। तो कुछ समझ आया क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि देयर इज नो डेफिनेट रूल, ऐसा कोई रूल नहीं है, डेफिनेट रूल नहीं है किसके रिगार्डिंग, लेंथ ऑफ अ प्रेसिस, प्रेसिस की लेंथ के रिगार्डिंग कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। और किससे, किसके संदर्भ में, ओरिजिनल पैसेज के संदर्भ में। तो समझो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भैया ऐसा कोई डेफिनेट रूल ही नहीं है, किसके रिगार्डिंग में, प्रेसिस के रिगार्डिंग में। और प्रेसिस कौन सा प्रेसिस, द ओरिजिनल प्रेसिस, दैट ऑफ द ओरिजिनल प्रेसिस, यानी कि किसके, किससे रिलेटेड, दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, ओरिजिनल पैसेज की लेंथ से रिलेटेड, ठीक है। तो कोई ऐसा रूल नहीं है। अब बात यह है कि रिलेटेड, तो यहां पर आप बोल रहे हो बट रिलेटेड लिखा नहीं है, एट रिलेशन टू लिखा है। तो क्या एट रिलेशन टू लिखना सही है, गलत है। देखिए ये फ्रेज जो है ना तुम्हें बहुत तंग करती हैं, और मैं काफी दिनों से कराते हुए भी आ रहा हूं, अब तो काफी सारी आपको लर्न भी हो रही है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ नई आई जाती है। विद रिलेशन टू लिख लेना इसको, इन रिलेशन, एट रिलेशन टू नहीं होता, विद रिलेशन टू होता है। विद रिलेशन टू का मतलब होता है के संदर्भ में, या इसको कहते हैं रिलेटेड टू, ठीक है। रिलेटेड टू, या तो रिलेटेड टू कह दो या विद रिलेशन टू कह दो, ठीक है। लेकिन एट रिलेशन टू, इन रिलेशन टू, ये सब नहीं होता है यहां पे। तो आंसर होगा इसका विद, ठीक है। बर्जर, बर्जर या बर्गर। अमित इंटेंड्स टू लीव द सिटी, अमित का इंटेंशन है वो शहर को छोड़ेगा विद बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, मतलब कंप्लीटली छोड़ लेगा। तो एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये किसकी सेंस दे रहा है, एडवर्ब की सेंस दे रहा होता है हमें, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा होता है। और एडवर्ब से पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगा रहे होते हैं, इसीलिए विद बैग एंड बैगेज कहना सही है। अगर तुमने कभी सुना हो, आपने सुना है कभी ऐसा हम लोग लिखते हैं रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, सुना है, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, हैवीली, भारी बारिश होना। तो ये भी तो एडवर्ब का सेंस दे रहा होता है, इसीलिए हम ये प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रहे होते हैं, सीधा होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स, लीव बैग एंड बैगेज, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रही होती है, कारण आपके सामने है। सपोज, मान लो यू वर लेफ्ट अलोन, तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए, टू लिव, रहने के लिए, कहां पर, ऑन अ डेजर्ट लैंड, व्हाट वुड यू डू। तो ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा लूंगा, ठीक है, और 2 बर्गर ले लूंगा साथ में, ठीक है, और पानी की बोतल भी ले लूंगा, ठीक, और एक, ठीक है जी। देखो
आइलैंड, मेरे प्यारे बच्चों आइलैंड जो है वो यहां पर क्या है, नाउन है, ठीक। अब इस आइलैंड से पहले जो भी वर्ड आएगा वो किसका काम कर रहा होगा, एडजेक्टिव का। अब तुम्हें ये पता है कि डेजर्ट अपने आप में रेगिस्तान होता है, और रेगिस्तान और आइलैंड दोनों एक साथ आ नहीं सकते, तो इसका मतलब मुझे इसे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो इसका मुझे लिखना पड़ेगा डेजर्टेड। देखिए जब आप डेजर्ट में ईडी लगाते हो यानी कि डेजर्टेड कर देते हो इसको, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, पहले तो बता दूं डेजर्ट जो होती है वो वर्ब होती है, और डेजर्ट का मतलब होता है अबेंडन, छोड़ना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका एडजेक्टिव बनाएं, पास्ट पार्टिसिपल बनाएं, तो छोड़ा हुआ यानी कि सुनसान, डेजर्टेड। क्योंकि कई बच्चे कहेंगे जी रेगिस्तान में कैसे ईडी लगा दिया, तो ये वर्ब भी होती है। तो डेजर्टेड होता है कैसा, सुनसान। कैसे लिखते हैं सुनसान, लिख के दिखाना, सुनसान, है ना, अकेली मतलब, ठीक है। तो ये अब किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। तो लिव ऑन अ डेजर्ट आइलैंड नहीं, सुनसान आइलैंड पे अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो भैया 1 प्लेट छोले भटूरे, 2 प्लेट टिक्की, 1 प्लेट गोलगप्पे, मीठे वाले नहीं भैया, ए मुंह में पानी नहीं लाना नालायक आदमी, ठीक है, ठीक। कौन से वाले, तीखा वाला लेना है, ठीक है। लड़के लड़के लोग बहुत खाते हैं ना तीखा वाला, भैया तीखा वाला दे दो, है तीखा वाला। चलो जी, जस्ट आउटसाइड माई हाउस, कई दिन से यार पूरा मूड ही खराब है, कमबख्त, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 एसएससी ने एसटीसी करवा दी, इतना मजा आ रहा था जीवन में, पढ़ाई में। ईमानदारी से बताना क्या दिन में हंसे हो तुम, हैं। जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्लेइंग ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स। देखो वो ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा घुमा के लिखना, ठीक। कैसे लिखोगे, अ प्लेग्राउंड, अ प्लेग्राउंड, ये इन्वर्जन फॉर्म में लिखा उसने, अ प्लेग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज, फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स इज ऑब्लिग आर जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के बाहर है, ठीक है भाई। अब समझो, अब प्लेग्राउंड फॉर मेरे भाई प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन के पीछे स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, अ प्लेग्राउंड, और अ प्लेग्राउंड अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है मेरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के हिसाब से हम यहां क्या लगाएंगे, इज आंसर लगाएंगे, बात खत्म। आया समझ में। क्योंकि मैं अगर तुम्हें बताता तो तुम पता क्या कह रहे होते डायरेक्टली कि भैया हाउस तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से ना, सिंगुलर के हिसाब से इज आ जाएगा। अब तुम्हारा उत्तर तो तुक्काबाजी में ठीक हो जाता, पर सच बताऊं तुम्हें यही नहीं पता होता कहां क्या है ना, किसकी लाठी किसकी भैंस भेड़ लगा दी तुमने। तो तुम्हें पता भी तो होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे चाहे टीसीएस पेपर कराए चाहे एडुकेटी कराए, ये बात कन्फर्म है कि क्वेश्चंस अच्छे आएंगे, अब रट्टा वाला खेल थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेरे भाई अब समझ में आया कि ये मैंने इज किसके हिसाब से कहा। अदरवाइज मैं अगर तुम्हें बता रहा होता कि इसके हिसाब से आता तो तुम कहते ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसे लगा सकते हो। तो अब समझ में आया कि ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्चुअल में वो सब्जेक्ट है, बस वो इन्वर्जन में लिखा हुआ है। मजा आया बात में। दिल मारो फेंक के फटाफट, बहुत दिन हो गए, दिल को कहां छुपाया हुआ है, ये दस्तूर, ये जहां, ये दीवार, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा डेप्थ में चली जाएगी बात। सर इस टाइप का क्वेश्चन सुपर सीटेट में आया था 2019 में। अरे सीटेट पीटेट छोड़ो, तुम सब में उड़ाएंगे हम क्वेश्चंस पे। ये करो क्वेश्चन जरा, लो जी। अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ 2 इन द बुश। कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है भैया, ठीक है जी। अ बर्ड इन द ट्री इज वर्थ 2 इन द बुश। तो भैया तुम ज्यादा चीज के चक्कर में भागो और कुछ ना मिले, इससे अच्छा है कि थोड़ा हो लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
तो ये कहना चाह रहा है। अब हमारे जो तुक्काबाज किंग है, तो उन्होंने इसमें आंसर क्या क्या लगाया वो बताता हूं। जैसे सूर्यवंशी भाई, बुरा मत माना सूर्यवंशी, सोनाली है ना, आशु कुमार, अंकिता, रजनीश, श्रेया, तो ये सब तुक्के वाले हैं, इनको तुक्का किंग कहेंगे। क्या कहेंगे भाई इनको? बच्चों लिखो कमेंट बॉक्स में तुक्का किंग, ठीक है। इनको लगा कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, तो इनका ऑन कर दो। इन्होंने कहा ऑन द ट्री। मेरे नालायक नालायक निकम्मो महानिकम्मो, प्रोवर्ब है ये, और कहावतें कभी बदली नहीं जाती हैं, और ये कहावत चेंज करके दे रखी है, ठीक है। क्या कहावत ये होती है? अ बर्ड इन द हैंड, ये ट्री नहीं होता, इसमें ट्री दूर दूर तक नहीं होता। अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड, जो हाथ में चिड़िया है ना एक, वो ज्यादा बेहतर है कि तुम दो चिड़ियाओं के चक्कर में भागो और दोनों बेटे उड़ के झाड़ी में चली जाएंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेंगी। समझ रहे हो लड़कों? समझ रहे हो बात को? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? मैं चिड़िया की ही बात कर रहा हूं। गुद्दी कर दूंगा लाल अगर दिमाग इधर उधर लगाओगे। मैंने क्या कहा? अ बर्ड इन द हैंड, तुम्हारे हाथ में अगर एक ही बर्ड है वो ज्यादा बेहतर है, ना कि दूसरी भी ले लूं यहां से। पता लगा ये भी चली गई और दोनों उड़ के झाड़ी में पहुंच गई। अब तुम झाड़ी में तो मारोगे नहीं दिमाग। तो इसका मतलब अ बर्ड इन द हैंड, ये कहावत है। तुक्के मारने में तुमसे ज्यादा निकम्मा इस धरती पे मैंने नहीं देखा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा निकम्मा अगर कोई है तो हमारे बच्चे हैं तुक्के मारने में। ये कहावत होती है, इसका लिख लेना, ये आती है पेपर में, ठीक है। नालायक आदमी। हाँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इन दिस बिल्डिंग होप फॉर अ न्यू फैसिलिटी बाय नेक्स्ट ईयर। हर एक इंस्ट्रक्टर और प्रत्येक स्टूडेंट इस बिल्डिंग में ये उम्मीद करता है कि भैया एक नई फैसिलिटी मिलेगी अगले साल तक। देखिए, जैसे ईच एंड एवरी डिटर्मिनेंट लगता है तो ये पूरा सब्जेक्ट हम क्या मान लेते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं। इन प्रपोजिशन के बाद बिल्डिंग को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमें वर्ब में लगाना है एस या ईएस। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मैनी पीपल केम फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। देखिए, बहुत सारे लोग दूर दराज से क्षेत्रों से आए, ठीक है। किस लिए आए? प्रार्थना करने के लिए आए। पर्पस, पर्पस के लिए हम इन्फिनिटिव ही लगाते हैं। पर्पस क्या था उनका? प्रे करने का था। तो मैनी पीपल केम, बहुत सारे लोग आए। अच्छा, टू प्रेड मत कर देना, ईडी मत लगा देना। कभी सोचो यहां पास्ट इंडेफिनिट है तो मैं यहां ईडी लगा दूं, क्योंकि ये है हमारी फाइनाइट वर्ब, और टू प्लस वी1 होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव चेंज नहीं होता, ये नॉन फाइनाइट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए दूर दराज के क्षेत्रों से और प्रार्थना करने के लिए आए, ठीक है। कहां पर आए भैया जरा बताओ? एट द टेम्पल, उस मंदिर पे आए। कब आए? एक शुभ दिन पर आए। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे होते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इन डे नहीं कहते हम इसे, ऑन। क्या करते हैं? ऑन का यूज कर रहे होते हैं। तो ऑन अ स्पेशल डे या ऑन द ऑस्पिशियस डे, ठीक है। तो ऑन द ऑस्पिशियस का मतलब होता है, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है हिंदी में बताना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ अवसर पे। नेक्स्ट, अगला आ जाओ। इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 60 साल बाद भी लाखों लोगों के पास बेड नहीं है टू स्लीप, सोने के लिए। आ जाओ जी, समझो बात को। अगर मैं आपसे कहूं 5 लाख रुपीज, तो ये कहना सही होगा या गलत होगा? आप कहोगे भैया आपने ही तो पढ़ाया था हमें कि रुपीज यहां पर नाउन है और नाउन से पहले लैक्स में एडजेक्टिव है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है, 5 लाख रुपीज होगा। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दे, लाखों रुपए, ऑफ प्रेपोजिशन लगा के लिख दें, तो दोनों तरफ क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि अब ये एडजेक्टिव नहीं रहा मेरे भाई। लैक्स ऑफ रुपीज, इधर भी प्लूरल इधर भी प्लूरल, ऑफ लगते ही प्लूरल हो जाता है। तो यहां पर लैक्स ऑफ पीपल होगा, लाखों लोग कहा गया है। लाखों लोगों के पास डोंट हैव, डोंट हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैव हमारी मेन वर्ब हो गई।
उनके पास बेड नहीं है टू स्लीप इन। अब इन जो आया प्रेपोजिशन, आप कहोगे भैया प्रेपोजिशन तो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, यहां पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो एक्चुअल में इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेड है। ठीक है, कई बच्चे ना इसलिए भी हटा दें कि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रेपोजिशन हटा देते हैं। ये रहा ना, इसका ऑब्जेक्ट यहां पर है। दे डू नॉट हैव बेड टू स्लीप इन, क्योंकि इन कहां सोना है, बिस्तर में ही तो सोना है, तो ये प्रेपोजिशन है। ये डाउट भी दूर हुआ होगा आप लोगों का। नेक्स्ट अगला, सम साइकोलॉजिस्ट मेंटेन, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं दैट कि एक बच्चा हु हैज सीन वायलेंस ऑन टीवी, जिसने टीवी पर वायलेंस देखा हो, इज लाइकली टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वायलेंट इन सिचुएशंस ऑफ स्ट्रेस। देखो, इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी सिंगुलर है। साइकोलॉजिस्ट प्लूरल है तो एसएएस नहीं लगेगा, ये भी सही है। एक बच्चा जिसने वायलेंस देखा हो, ऑन टेलीविजन कहना भी सही होता है, इन टेलीविजन नहीं कहेंगे, एट टेलीविजन नहीं कहेंगे, ऑन टेलीविजन, ये भी सही है। वही बच्चा, क्योंकि सिंगुलर है, इज लाइकली, ठीक है। और लाइकली के बाद ये भी लिख लेना कहीं पे साइड में कि लाइकली के बाद हम लोग इंफिनिटिव लगा रहे होते हैं 2+V1, कभी कभी ये भी गलती दे देता है पेपर में। इज लाइकली टू गो, लाइकली टू कम, लाइकली टू ईट, लाइकली टू रीड, तो लाइकली टू रिएक्ट, वो रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट अपने आप में क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, और वायलेंट होता है एडजेक्टिव, और जैसे ही एडजेक्टिव में ly लगे उसे कहते हैं हम लोग एडवर्ब। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको नायक बैच में पढ़ाया था, बेसिक बैच में, कि अगर नाउन में ly लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और अगर एडजेक्टिव में ly लगा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट, थैंक यू सर, एसएससी का एग्जाम देकर आया हूं, बहुत बढ़िया भाई। हमारे बच्चों ने बिल्कुल इंग्लिश में तो देखो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है बच्चों का। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज, आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज वेल एज दे यूज्ड टू बी इन द अर्ली 70s। जितनी 70 के दशक में अपॉर्चुनिटीज होती थी उतनी अच्छी अब नहीं है। अब एक कहानी समझो मेरे भाई, अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, गुड या वेल, कमेंट बॉक्स में आंसर स्पैम कर दो फटाफट। तो आप पता क्या कहोगे कि भैया जी आपने हमें पढ़ाया था कि टीचिंग जो है वो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, तो वेल अपने आप में एडवर्ब है, गुड तो एडजेक्टिव है, आई एम टीचिंग वेल, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूंगा आई एम अ टीचर, तो यहां पर वेल टीचर कहूं या गुड टीचर, तो आप कहोगे भैया जी टीचर नाउन है तो नाउन से पहले तो एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तो आई एम अ गुड टीचर। ठीक है भाई, अब आ जाओ, द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट। अब अपॉर्चुनिटीज क्या है यहां पर, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है। जैसे अच्छा टीचर गुड टीचर, ऐसे ही अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज। तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, गुड इसका आंसर होगा, वेल नहीं होगा। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं, रोहन इज एज बेटर एज सोहन, रोहन उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन, क्या ये मैंने सही लिखा है, एज और एज, या सो और एज, इसका मतलब होता है उतना जितना, और इनके बीच में कभी भी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं आता, हमेशा याद रखना ये बात भी। कौन सा डिग्री का आता है, पॉजिटिव डिग्री का आता है। कौन सा आता है जी, पॉजिटिव का आता है। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यही नहीं, अभी रुको और सुनो, जो और पेपर में आता है क्वेश्चन, क्या आता है देखो, एज एज सो एज, और कभी अगर आपको सो और दैट का पेयर दे और यहां पर एडजेक्टिव दे तो यहां भी याद रखना पॉजिटिव डिग्री का ही रहेगा, या कभी टू और टू के साथ पेयर बनाया जाए तो इसमें भी पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव रहेगा। ये बात अपने दिमाग में रख लो दोस्त, ठीक है। इन चारों को, सो एज टू टू और सो दैट, इन सब में पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव आता है, ठीक है।
लो जी, ये क्या बवाल सा क्वेश्चन दे दिया भाई। चलो, मैन इन इंडिया, भारत में जो पुरुष हैं वो लेबर इनकम का 82% कैप्चर करते हैं, और महिलाएं कितना अर्न करती हैं? 18%, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर एस्टिमेट्स ऑफ द जेंडर इक्वालिटी इन ग्लोबल अर्निंग्स, जो कि प्रेजेंट किया गया था वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट में 2022 में जो आई थी, कि भारत में 82% जो कमाई होती है ना वो पुरुषों की होती है, और हम कहते हैं कि इक्वालिटी है हमारे देश में, इक्वालिटी नहीं है अभी भी। तो इसका मतलब हुआ कि ये कैप्चर करता कौन है? इन प्रपोजिशन के बाद जो इंडिया है ये किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैन, और मैन मेरे भाई प्लूरल है, और प्लूरल के साथ एस नहीं आता है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा था, लेकिन अगर दिमाग लगाएं तो वहीं पकड़ लिया। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल, ऊन हटाते हैं ना, किससे हटाते हैं? ये ऊन किसकी बॉडी से हटाई जाती है? भेड़ की बॉडी से हटाई जाती है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की, इज कॉल्ड शेयरिंग। थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन कुछ एक अलग सी कहानी सी बनाई है? समझो, शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी के साथ बांटना, शेयर करना अपनी चीजों को। और यहां बांटना नहीं है, यहां छांटना है, छांटना। तो इसको, ये होमोनियम्स का एक एरर है, इसे शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? शेयरिंग। जो ऊन हटाई जाती है ना वो उसकी बॉडी से, उसे शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब होता है कट करना, अलग, सेपरेट। शेयरिंग का मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। आप कहोगे भैया ऐसा क्वेश्चन भी आता है, और मेरे भाई आता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि कुछ नहीं आता, सब आता है। इफ यू आर वॉन्टिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग, अगर आप देखना चाहते हो चिड़ियाओं को घोंसला बनाते हुए, यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, तो ध्यान रखो वो तुम्हें देख ना लें, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमें मिला इफ यू आर वांटिंग। देखिए, इफ यू वांट, कमेंट बॉक्स में मुझे 10 ऐसी वर्ब का नाम बताओ, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, जो वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से नाम बताओ। ब्रेड, बटर एंड जैम, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउसहोल्ड्स। चलो जी, वांट, और बताओ फटाफट, और बताओ फटाफट, मैं तुम्हारा देख रहा हूं तुम जो लिख रहे हो। लव, हेट, हैव, possess, own, belong, taste, smell, feel। बोलते चलो फटाफट, लिखते चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिलीव, अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन तो फंसेगा कहीं ना कहीं इससे। नो, और लिखते चलो फटाफट। लव, लव तो मैंने लिख दिया, नहीं लिखा? लव, हेट, अच्छा लिख तो दिया। लाइक, डिसलाइक, लिख दिया। इन्हीं में से पूछेगा। अच्छा, सीम, अपीयर, अंडरस्टैंड लिख दिया, ठीक है। कंसीडर, फॉन्ड वर्ब नहीं होती, फॉन्ड एडजेक्टिव होता है, फॉन्ड एडजेक्टिव होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा फटाफट। कावर्डली का एडवर्ब क्या होता है सर? अभी बताते, पहले ये देखो। एग्री, पहले क्वेश्चन बताओ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। अरे लिख दिया भाई, लो बस, इधर आओ। ब्रेड, बटर एंड जैम, कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउस होल्ड, जो बहुत सारे घरों में खाया जाता है।
अब अगर मैं इसमें रटने वाले बच्चों का बताऊं, जिनको सिर्फ ये माइंड में एक पॉइंट आ जाता है कि ब्रेड एंड बटर को देख के, अच्छा ब्रेड एंड बटर ये तो पेयर होता है, पेयर तो सिंगुलर होता है, तो आंसर मारो इज। कमेंट बॉक्स में देखो इज मार रखा होगा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की बात अगर हम ना पहचान पाए तो खाक हमारा नाम रखा। भाई साहब मैंने वहां देखा नहीं और मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है मेरे भाई, ये तुम आंसर मारने वाले हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यहां 90% बच्चा अगर जाएगा ना, जो अपने आप को धुरंधर भी मान रहा होगा, वो इजी मारेगा, क्योंकि उसने एक्चुअल में पढ़ा ही इतना है सिर्फ कि ब्रेड एंड बटर का मतलब सीधा इज मार दो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो तुम्हें बताऊं, जहां पर दैट जो दिया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट जो है वो हमारा प्लूरल है, आइटम्स। जब उसने उसे आइटम्स बोल दिया, मतलब बहुत सारे आइटम्स बोल दिया, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, तो इसका मतलब प्लूरल है, नहीं तो आइटम बोलता, आइटम्स। जब प्लूरल बोला है तो यहां पर आर, यहां पर इसका मतलब सही है। अब क्वेश्चन ही कुछ और है। ब्रेड बटर एंड जैम, ये एंड से जुड़ के एक सब्जेक्ट बना अपने आप में, और ये ब्रेड एंड बटर, ये क्वेश्चन सही है क्या देखना। आई टीचर, आई हैप्पी, सही है क्या। रोहन एंड मनीष गुड, ये सही लिखा है, रोहन एंड मनीष गुड। आई हैप्पी, राखी अ गुड गर्ल, ये सब सही लिखा है, गलत। जब आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो तो मेरे प्यारे नालायक नालायक गधो, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक नाम की चीज होती है जिसे हम कहते हैं वर्ब। वर्ब आना भी तो जरूरी है मेरे भाई, वर्ब का आना भी तो जरूरी है। आई एम हैप्पी, राखी इज अ गुड गर्ल, रोहन एंड मनीष इज आर गुड। आया समझ में। तो यहां पर ब्रेड बटर एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर एंड जैम ये तीनों आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। आर इसलिए क्योंकि उसने से आइटम्स बोल दिया यहां पर, तो ये तीनों कॉमन ब्रेकफास्ट, अगर ब्रेकफास्ट नहीं कह रहा, ब्रेकफास्ट के आइटम्स हैं ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट के तीनों आइटम्स हैं। ठीक है, तो ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स। तो ये तीनों को ही तो ब्रेकफास्ट आइटम बोला गया है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, इन तीनों को दिया गया ये कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के बीच में क्या आना जरूरी है, वर्ब आना जरूरी है। और यही आइटम्स दैट आर कंज्यूम, जिन आइटम्स को क्या जाता है, कंज्यूम किया जाता है। क्वेश्चन कैसा लगा, दिल निकाल के मारो, आज बहुत दिन बाद बोल रहा हूं आप लोगों से। कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। आज तुम्हें फील हो रहा होगा कि यार फिर से हम अपने रूप में आ चुके हैं। रूप में तो यार हम अपने रूप में कभी भी आ जाए। कल नहीं देखा तुमने एक्टिव पैसिव क्लास में, दिमाग पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस को हैंग हो गया। चलिए, फॉर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों से, इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट, ये उसकी आदत है, टू गो टू द बेड एट 10 PM डेली। देखिए टाइम दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए एट सही है, जैसे एट 6 AM, एट 5 PM, ये भी सही है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट हिज हैबिट, ये उसकी लगभग लगभग एक आदत बन चुकी है सोने जाना, 10 बजे वो सोने जाता है। देखिए जब हम रूटीन की बात कर रहे होते हैं, हैबिट की बात कर रहे होते हैं, तो हम उसे कहते हैं गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना, और ये यहां पर रूटीन एक्टिविटी को दिखाता है। किसको, रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी में हम आर्टिकल दा नहीं लगा रहे होते हैं कि पर्टिकुलर बेड पे जा रहा है वो। ठीक है, तो यहां इसे क्या बोलेंगे, गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है स्लीप।
ठीक है, तो वो इतने बजे सोता है, तो यहां पर बेड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आगे बढ़ो। राजेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इज ऑल्सो द वेरी इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। कॉलेज का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट है। देखो, एंड कंजक्शन से पहले मोस्ट इंटेलिजेंट अपने आप में कौन सी डिग्री है मेरे भाई? सुपरलेटिव। कौन सी है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर ये सुपरलेटिव है तो पैरेललिज्म कहता है कि सुपरलेटिव से सुपरलेटिव जोड़ो, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव जोड़ो। तो यहां पर भी तो क्या होगा? इंटरेस्टेड स्टूडेंट। तो ये बनेगा राजेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड इज ऑल्सो मोस्ट इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। हो गई बात क्लियर? चलो, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट। शहर को जरूरत है एक एयरपोर्ट की। वेयर कैन एफिशिएंटली मैनेज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स, जहां पर पैसेंजर्स का फ्लो और फ्लाइट्स का जो फ्लो है उसको मैनेज किया जा सके। सिटी अपने आप में सिंगुलर है तो इसके हिसाब से नीड जरूरी है। एयरपोर्ट से पहले आर्टिकल एन लगना सही है। हमें जरूरत है एक एयरपोर्ट की। अब पंगा पता है कहां पर है? ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। कैन अपने आप में क्या है मेरे भाई? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल एमएचवी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई मेन वर्ब। तो हमें एक ऐसे एयरपोर्ट की जरूरत है जो मैनेज कर सके अच्छे से। लेकिन पंगा यह है कि इस वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट भी तो चाहिए। आपको कि भैया ये सब्जेक्ट तो है, किसने कह दिया ये सब्जेक्ट है? ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, पहले क्लॉज का ऑब्जेक्ट है ये तो पहले क्लॉज में। हमें अगले क्लॉज का सब्जेक्ट बनाना है, तो ये तो गड़बड़ हो गई यार। और वेयर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वेयर का पार्ट ऑफ स्पीच इस समय पर क्या है। देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा बताएगा। ठीक है, मेरी तरफ से दिल उसको अभी के अभी। वेयर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। तो मेरे भाई सब्जेक्ट का रोल पता है कौन कौन निभा सकता है? या तो निभा सकता है हु, ये काम करता है सब्जेक्ट का, लेकिन उसके लिए यहां पर एंटीसीडेंट पर्सन होना चाहिए। या रोल निभा सकता है विच, ये भी सब्जेक्ट का रोल निभाता है, लेकिन उसके लिए यहां नॉन लिविंग चाहिए। और जो ये वेयर है, लिख लेना, ये बहुत काम की चीज है। वेयर, वाई, वेन, हाउ, वेयर, वाई, वेन, हाउ। तो इसके लिए मेरे भाई इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो सही उत्तर आएगा, अच्छा ये पहले तो है क्या? इनके लिए एंटीसीडेंट नहीं चाहिए, ये है क्या? कमेंट में आंसर दिया, रिलेटिव प्रोनाउन। हाथ हाथ हटा, हाथ लगने दे कान के नीचे। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये रिलेटिव एडवर्ब होती है मेरे भाई। क्या होती है? रिलेटिव एडवर्ब होती हैं। रिलेटिव एडवर्ब होती हैं, क्योंकि प्रोनाउन तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम कर सकता है ना, नाउन या प्रोनाउन का काम। तो यहां पर नॉन लिविंग है तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा। अब एयरपोर्ट जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो इसके लिए वेयर नहीं आ सकता, इसके लिए आएगा विच। विच कैन एफिशिएंटली मैनेज, तो कौन मैनेज करेगा भाई? एयरपोर्ट मैनेज करेगा। क्वेश्चन में अगर मजा आया तो दिल मारो फेंक के फटाफट। कौन था मारो? अभी मारता हूं। अरे इतने प्यारे बच्चे मारने का बता रहे हो, ये तो आने वाले टाइम में बवाल खड़ा करेंगे, इतना प्रेम करते हैं ये मुझसे। ठीक है, चलो जी, मजा आया ना बात में? ये लिखो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सामने से। अगला क्वेश्चन, सर कावर्डली का एडवर्ब नहीं बताया आपने। अरे भाई ये मेरी जान ले लेगा, पहले रुको। मेरे भाई कावर्ड जो होता है, अरे तुम बताना कमेंट बॉक्स में जरा, कावर्ड क्या होता है? लिखो फटाफट जल्दी से। कावर्ड नाउन होता है, इसमें एलवाई लग के कावर्डली बनेगा तो एडजेक्टिव बनेगा, और इसी में इन अ कावर्डली मैनर बनेगा। तो ये एडवर्बियल फ्रेज के रूप में काम करता है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ठीक, अब आगे बढ़े। आगे, चेंज्ड सोशल सेटिंग।
देखिए सोशल सेटिंग, सेटिंग क्या है यहां पर, नाउन है, ठीक है, और कैसी, बदली हुई, पास पार्टिसिपल, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है जी। बदली हुई सोशल सेटिंग डिमांड्स द स्कूल, तो जो ये बदली हुई सोशल सेटिंग है ना, इसकी डिमांड है वर्ब, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सही है। तो बदली हुई जो सोशल सेटिंग है ये डिमांड करती है क्या, स्कूल्स से, टू टीच, कि वो पढ़ाएं मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। क्या पढ़ाएं, क्या पढ़ाना है, जो बदला हुआ सोशल सेटिंग है ना, ये डिमांड करता है स्कूल से कि वो पढ़ाएं, स्कूल से कि वो पढ़ाएं, स्कूल क्या करे, पढ़ाएं, सिखाएं, क्या सिखाएं, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज सिखाएं, क्या सिखाएं, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज सिखाएं, अमंग एकेडमिक स्किल्स। अब अगर इतनी देर में नहीं समझ में आया तो कहानी गड़बड़ हो गई है। देखो, अमंग का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, जैसे मैं कहूं अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में वो बैठा है, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में वो है। लेकिन वो कह रहा है कि देखो तुमने क्या सिखाना है, तुमने एकेडमिक स्किल्स भी सिखाना है, भैया जी ये सिखाना है, हाँ सिखाना है, भैया जी मॉरल सोशल वैल्यूज भी सिखाना है, ये भी सिखाना है। तो अमंग का मतलब तो कि इसके बीच में, मेरे भाई ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है, तो दोनों को जोड़ना है। अमंग का मतलब किसी के बीच में नहीं बैठा रहा है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब प्रेपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए along with, के साथ साथ, या besides, कि ये तो सिखाओ सिखाओ, ये भी सिखाओ, मॉरल वैल्यूज भी सिखाओ, एकेडमिक स्किल्स भी सिखाओ मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, था ना बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, लो जी 32, विद अ व्यू टू अवॉइड अनदर कास्ट कंफ्लिक्ट, उद्देश्य है कि एक और कास्ट झगड़ा जो है, कास्ट क्लैश को अवॉइड करना, इस उद्देश्य से एडमिनिस्ट्रेशन ने डिप्लॉय कर दिया है पुलिस फोर्स, और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। अच्छा, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, पुलिस को अगर तैनात करना हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लॉय। कहां विलेज कर दिया है, गांव में। वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि अब तुम कई लोग ना यहां पर ऑन की जगह इन करोगे, लेकिन नहीं, ये ऑन ठीक है यहां पर, ठीक है, डेप्लॉय यूज कर रहा है तो ऑन यहां पर सही है। अब इसमें गलती क्या है वो सुनो ध्यान से, गलती ये है, एक फ्रेज लिखना विद अ व्यू टू, कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया ये मैंने तुरंत पकड़ लिया था, मेरा ये सही था, और आपने नायक बैच के अंदर पढ़ाया था, विद अ व्यू टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, क्योंकि टू इसमें प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे जिरंड लेता है, तो यहां पर विद अ व्यू टू में टू प्रेपोजिशन है, फ्रेज है ना वो, तो टू प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के पीछे अवॉइड का अवॉइडिंग हो जाएगा। ऐसे ही पेपर में एक और फ्रेज आती है लुक फॉरवर्ड टू, इसको भी एग्जामिनर बहुत देता है, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, तो यहां पर भी फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ठीक है। इस सेंटेंस में मिस्टेक बताओ कहां पर है, क्या मिस्टेक है, their failure to inspect our factories is a clear indications that our license will not renew। देखो, उनका जो फेलियर है, किस चीज का फेलियर, टू इंस्पेक्ट और फैक्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करने का, ये एक संकेत है कि भैया हमारा जो लाइसेंस है विल नॉट रिन्यू, वो रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। अब देयर फेलियर, उनका जो फेलियर है इंस्पेक्ट करने का हमारी फैक्ट्रीज को, ये एक क्लियर संकेत है। अब यहां पर उसने दिया है हमें आर्टिकल ए, और आर्टिकल ए एन इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ हम कैसा नाउन रखते हैं, सिंगुलर नाउन रखते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। इंडिकेशन में सेस हटेगा, हाँ हटा दिया भाई। नीचे वाला बताओ, इसमें बताओ क्या गड़बड़ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिप्लाई, बताओ।
वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशंस। डिस्कशंस मेरे भाई अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले क्या होगा? नाउन से पहले होगा एडजेक्टिव। एक्सटेंसिवली में से एस वाई हटेगा, एल वाई हटेगा, क्योंकि इव जहां लगता है वो एडजेक्टिव होता है और ये नाउन है, और जहां पर एस आई ओन लगा हो वो नाउन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग। पार्टी जो है वो एक मीटिंग रख रही है। इन ऑर्डर दैट, उद्देश्य है, किस उद्देश्य से रख रही है? बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग इट्स पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को दोबारा से उस पर विचार करने के लिए। तो पार्टी एक मीटिंग रख रही है इन ऑर्डर दैट बिगिन द पेनफुल एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? पेनफुल और डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, और प्रोसेस क्या है? अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को दोबारा से चेंज करना, यानी कि उस पर विचार करना। इस उद्देश्य से वो रख रही है एक मीटिंग। अब पार्टी सिंगुलर, इज सिंगुलर, इज एमआर के साथ आईएनजी सही है यहां पर, और ऑब्जेक्ट में आ गया अ मीटिंग। लेकिन उद्देश्य क्या है? अब मैं तुम्हें एक कहानी समझाना चाह रहा हूं। कभी भी अगर आपको ये कंजक्शन दिखाई दे या प्रपोजिशन दिखाई दे, इन ऑर्डर टू और इन ऑर्डर दैट, इसमें फर्क समझो। इन ऑर्डर टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, ये टू, ठीक है, ये इंफिनिटिव लेता है वैसे तो। ठीक है, इन ऑर्डर टू पर्पस, पर्पस शो करता है। क्या शो करता है? पर्पस। और टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखना, इन ऑर्डर टू पर्पस। ठीक है, और इन ऑर्डर दैट अपने पीछे लेता है क्लॉज, और क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सो एज और सो दैट में फर्क। मैंने नायक बैच में ये वाली बात भी सिखाई थी कि सो एज के पीछे आता है 2+V1, और सो दैट के पीछे आता है, सॉरी, सो दैट के पीछे आता है क्लॉज। तुम में से किस किस बच्चे ने नायक बैच में पढ़ा है? जरा एक बार कमेंट बॉक्स में दिल मारना फेंक के, पता चलेगा दिलों की रफ्तार से। सो एज के पीछे आता है 2+V1, और सो दैट के पीछे आता है क्लॉज। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो यहां पर, पार्टी इज होल्डिंग अ मीटिंग। पार्टी एक मीटिंग होल्ड कर रही है इन ऑर्डर टू बिगिन। अब मुझे तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और बिगिन व्हाट? बिगिन द प्रोसेस। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका, तो इसका मतलब इन ऑर्डर दैट नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन ऑर्डर टू पर्पस। ठीक है, अरे भाई साहब क्या बात है, नायक बैच के चीते हैं सारे के सारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी बहुत बढ़िया, जिसने नहीं पढ़ा वो भी बहुत बढ़िया, जिसने पढ़ रखा तो वो तो और भी बढ़िया, और जिसने नहीं पढ़ा वो भी बहुत बढ़िया। पता होना चाहिए बस हमें। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इस वीडियो के नीचे या बाद में सर्च कर लेना इंग्लिश बाय संजीव सर, इंग्लिश बाय संजीव सर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, सर्च मारना। ठीक है, और कई सारे फेक वाले भी हैं, उनको मत करना, वहां फिर फंस जाते हो, आपको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हमारा परिवार 1,75,000 विद्यार्थियों का इस समय पर हो चुका है, काफी बड़ा परिवार है हमारा। ठीक है, ठीक ठाक है, अभी कुछ ही दिनों पहले तो स्टार्ट किया था हमने। वी रिसेंटली बिगिन, हमने अभी अभी, अच्छा, वी बिगिन का मतलब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिसेंटली का मतलब है ये काम शुरू हो चुका है, मतलब हमने किया है। तो या तो आप इसको कह सकते हो वी हैव रिसेंटली बिगन, या रिसेंटली पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज हो सकता है, आप इसको कह सकते हो वी बिगेन, वी रिसेंटली बिगेन, पास्ट इंडेफिनिट भी सही है। हमने ये स्टार्ट किया था क्या? प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने का प्रोसेस। ठीक है, अच्छा, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन के पीछे जिरेंड यहां पर सही है, कभी सोचो जी ये क्या कर दिया आपने, है ना। नेक्स्ट, अ शार्प राइज, एक बहुत तेजी से जो बढ़ोतरी हुई है इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के दाम में, हैज लीड, लीड का थर्ड फॉर्म होता है लेड, हैज किसके अकॉर्डिंग आया? देखो हैज किसके अकॉर्डिंग आया? इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे प्राइसेस ऑब्जेक्ट, ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का, इसका ऑब्जेक्ट ये और इसका ऑब्जेक्ट ये, तो सब्जेक्ट कौन है? एक बहुत तेजी से हुई बढ़ोतरी, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैज यहां पर सही है। एक तेजी से जो बढ़ोतरी हुई है, हैज लीड, मतलब मैं लीड पढ़ रहा हूं अभी इसको, हैज लीड, और लीड किसी चीज
तक पहुंचना, लीड अपने पीछे लेता है टू, तो हैज लेड, उसका रिजल्ट आया है, क्या परिणाम आया है, एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल कॉमोडिटीज। तो ऑब्वियस सी बात है, तेल के दाम बढ़ेंगे तो सामान के दाम तो बढ़ेंगे ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि तेल से ही तो ट्रक चलते हैं और ट्रकों से सामान आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, रोहन हैज फेथ इन गॉड, रोहन का भगवान में विश्वास है, एंड विल डू नेवर रॉन्ग इवन इन द मोस्ट ट्राइंग एंड अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मेरे भाई यहां पर नाउन है, नाउन से पहले अनयूजुअल एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़े तो ट्राइंग भी एडजेक्टिव ही होता है। ट्राइंग कंडीशंस होती हैं बहुत ही बेकार और खस्ता कंडीशंस, ठीक है, बहुत ही बुरी कंडीशंस, ठीक है, तो इसलिए मैंने लगाया। कभी सोचो भैया ये मोस्ट के पीछे तो यहां पर एडजेक्टिव ही है। मोस्ट ट्राइंग का मतलब होता है बहुत ही कैसी कंडीशंस, एक तरीके से बुरी परिस्थिति, उसे ट्राइंग कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। तो रोहन हैज फेथ इन गॉड, रोहन का भगवान में विश्वास है, एंड विल नेवर डू, भैया अभी तो आपने सिखाया था कि नेवर, एवर, ऑलवेज, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि मेन वर्ब से पहले यूज होती हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होती हैं, तो नेवर डू से पहले आ जाएगा, विल नेवर डू रॉन्ग। पकड़ा, किस किसने पकड़ा? द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द ग्रुप ऑफ सिटीजंस, जो कैंपेन लॉन्च किया गया, ठीक है, नागरिकों के एक समूह के द्वारा, वो कैंपेन, उसकी क्या की गई, प्रशंसा की गई, वॉज एडमायरेबल मोस्ट बाय ऑल द गेस्ट। क्या 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 कहना, कहना कुछ और चाह रहा है, गड़बड़ कर दी। कह रहा है जो कैंपेन लॉन्च किया गया ना उसकी प्रशंसा की गई, वॉज, वॉजवर के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म लगी, वॉज एडमायर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव नहीं आएगा, वॉज एडमायर्ड मोस्ट नहीं, ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, वॉज एडमायर्ड ऑलमोस्ट बाय ऑल द गेस्ट, क्योंकि वर्ब के बाद आपको एडवर्ब चाहिए होगा, तो एडमायर्ड ऑलमोस्ट, लगभग लगभग सभी के द्वारा, तो जो हमने स्टार्ट किया था ना कैंपेन, उसका प्रशंसा किया गया लगभग लगभग सभी के द्वारा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑलमोस्ट अगर कोई तुमसे पूछे आज के बाद क्या होता है, तो ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग लगभग, यानी कि मोस्टली, ज्यादातर, ऑलमोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर एडवर्ब होता है ये। उसके सपोर्टर्स आर नॉट एज एंथुसियास्टिक एंड कोऑपरेटिव, उसके सपोर्टर्स इतने ज्यादा एंथुसियास्टिक या कोऑपरेटिव नहीं है जितने कि उसके अपोनेंट के। देखो, माय कार इज नॉट एज एक्सपेंसिव, इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज रोहन। क्या ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है? अगर तुमने ये क्वेश्चन बता दिया तो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन मैं आराम से बता दूंगा। मेरी गाड़ी का कंपैरिजन रोहन से कैसे हो सकता है भाई? रोहन नहीं हो सकता ना भाई, मेरी गाड़ी का कंपैरिजन रोहन की गाड़ी से होगा। अब मेरे पास दो तरीके हैं, क्या है? पहला तो ये है कि मैं इसको कर दूं यहां से रोहन्स, रोहन ट्रॉफियस लगा दूं, रोहन्स का मतलब होगा रोहन की कार, या एज दैट ऑफ रोहन, एज दैट ऑफ रोहन, दैट ऑफ का मतलब होता है द कार ऑफ रोहन। तो दो तरीके हैं, अगर मैंने दैट ऑफ भी लगा दिया, एपोस्ट्रोफियस भी लगा दिया, तो दोनों का तो एक ही मतलब आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर क्या करें यहां पर? तो फिर यहां पर होगा, देखो इसने दोज ऑफ भी लिख दिया, अच्छा दोज आया इसलिए क्योंकि प्लूरल है, सपोर्टर्स प्लूरल है, तो प्लूरल का रिप्लेसमेंट प्लूरल से, दैट ऑफ मत लगा देना। कमेंट बॉक्स में किसने दैट ऑफ लगाया? साक्षी वर्मा, हटो हटो, सारे सारे के सारे पहले हटो, ठीक है, जब बेटा बेटी एक समान तो पिटाई भी एक समान, हटो पहले, थोड़ा साइड हो जा, सर नीचे कर, सर नीचे कर एक बार जरा। पर आज दिन कौन सा है? दिन बताना, मंगलवार है यार, शिट, देखो दिन ने बचा लिया, नहीं तो आज गड़बड़ हो जानी थी, ठीक है।
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि तुम वही गड़बड़ करते हो जो मैं कहीं ना कहीं बता रहा होता हूं कि यही होने वाला है। देखो, सपोर्टर्स क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल का रिप्लेसमेंट दोज ऑफ से होता है। अगर एक सपोर्टर होता हिज सपोर्टर तो सिंगुलर होता भाई, सिंगुलर का रिप्लेसमेंट होता है दैट ऑफ से, ये बात याद रख लेना। आज तो मंगलवार ने बचा दिया तुम लोगों को। प्लूरल का रिप्लेसमेंट दोज ऑफ से, ठीक है। तो यहां पर गड़बड़ है कि ये भी पोजेशन और एपोस्ट्रोफी एस भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, एपोस्ट्रोफी एस हटा दो, दोज ऑफ लगा दो, वो भी सही है। या वो हटा दोगे तो फिर सीधा ये लिख देना यहां पर। सर मंगलवार ना होता तो, मंगलवार ना होता फिर तो पक्का मैंने कुटाई करना था, ठीक है। देखो तुम इसकी तरह हो, ऐसे हो, ऐसे यू आर जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ऐसे तुम्हें ना ऐसे पकड़ के ना ऐसे वहां मिलना तुम मुझे एसएससी के बाहर, ऐसे पकड़ो, ठीक है। एसएससी के चेयरमैन को ना ऐसे पकड़ के यूं ऊपर से लटकाया जाए और ऐसे नीचे से ना ऐसे मारो उसको पकड़ के, ठीक है। ऐसे कम से कम 4-5 बार ऊपर से नीचे लगना चाहिए ऐसे। तीन कमबख्त ये चेयरमैन भी हमें ही दुख देगा। Why does she worry over petty matters and issues is not known even to us? नहीं, ये एरर नहीं है, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि नोन के पीछे टू आता है ना। एरर कुछ और है, वो सुनो मैं बताता हूं क्या है। यहां से क्या करना है, अब देखो जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हम WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होना चाहिए, ये सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है ही नहीं। इसका मतलब है कि जो ये इज वर्ब है ना, इसके सब्जेक्ट के रूप में ये पूरा स्टेटमेंट काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो यहां पर इसके WH वर्ड, ये जो हमारी इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, इसके पीछे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, मतलब इसको हटाना पड़ेगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब से। तो वाई डज हटा दो यहां से, वाई शी वरीज, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा है, वो बता रहा है। अगर पूछ रहा होता तो वो यहां पर क्वेश्चन खत्म कर देता, वाई डज शी वरी, क्यों चिंता करती है वो। लेकिन उसने कहा इज नॉट नोन इवन टू अस, कि वो चिंता क्यों करती है, ये बात, ये स्टेटमेंट, ये पॉइंट हमें नहीं पता है। तो इसका मतलब यहां पर ये इंटरोगेटिव नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हटा दो, यहां पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब आ जाएगा, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन आज सारे धांसू थे। ही फॉर्मली बिलीव, देखो ही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए। बिलीफ क्या होता है, गलत, बिलीफ होता है नाउन, तो इसकी वर्ब क्या होगी, बिलीव, और बिलीव में लगेगा SEIS क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो बिलीफ और बिलीव्स में आपको फर्क पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, वी वर हैप्पी दैट, हम खुश थे, वी हमारा सब्जेक्ट, वर हमारी मेन वर्ब, और हैप्पी हमारा एडजेक्टिव। सर आपको कैसे एकदम से पता चल जाता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो बेटा क्योंकि मैंने आपको भी तो पढ़ा रखी है ये बात। जैसे ये देखो, ये सब्जेक्ट है, हैप्पी अपने आप में एडजेक्टिव है, अगर हैप्पी एडजेक्टिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं सकता, हेल्पिंग वर्ब होता तो मेन वर्ब लेता, तो एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो वी वर हैप्पी, हम खुश थे, दैट की द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड, ऑडियंस हो गया हमारा यहां पर सब्जेक्ट, रिस्पॉन्ड हो गई वर्ब, ऑडियंस ने रिस्पॉन्ड किया, हाउ। अब हमें वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, और अभी थोड़ी देर पहले तो आपको सिखाया कि रिस्पॉन्डेड वेल, अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, अब देखो प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन होगा, एवरीवन, और एवरीवन होता है सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आ जाएगा एस, हम में से प्रत्येक जानता है, नोज, ठीक है, नो नहीं नोज। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द वे, ये क्लियर था, जैसे वो बिहेव कर रहे थे, इस बात से क्लियर था दैट दे हैड बीन लॉस्ट देयर सेंसेस, कि वो अपनी सेंस खो चुके थे। देखिए हैड के पीछे बीन लगने का मतलब है पैसिव, जबकि पैसिव नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपनी सेंस उन्होंने ही खोई, तो ये तो डूअर हो गए ना,
मतलब पैसिव पैसिव की जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने ही सेंस खोई, तो ये डूअर है, और डूअर अगर हमारे सब्जेक्ट का काम करता है तो ये एक्टिव वॉइस होना चाहिए। तो यहां से दे हैड लॉस्ट, बी हट जाएगा सीधा। दे हैड लॉस्ट देयर सेंसेस। तो उनसे ऐसा लग रहा था देख के, जैसे वो बिहेव कर रहे थे कि वो अपनी सेंस खो चुके थे। द सोल्जर्स वर सपोज्ड, देखो सपोज्ड के पीछे हम लोग यूज करते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है जी, 2 + v1। और इन्फिनेटिव में 2 + v1 आता है नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं कहूं ना, यू आर सपोज टू डू दिस, आपसे उम्मीद की जाती है आप ऐसा करोगे। तो द सोल्जर्स वर सपोज्ड टू सीक, ठीक है जी। तो टू सॉट, सॉट तो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो आप टू के बाद सेकंड और थर्ड फॉर्म, पास्ट फॉर्म तो लगा ही नहीं सकते, तो सीक लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। द न्यू प्रोजेक्ट इज सो बिग, नया प्रोजेक्ट इतना बड़ा है ट्रेनी के लिए कि वो इसको खुद से हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसी मेरी नजर इसमें पड़ी तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं 1 सेकंड के लिए ट्रेनी को हटा दूं यहां पर। देखो, अब पढ़ो, द न्यू प्रोजेक्ट इज सो बिग टू हैंडल ऑन इज ओन। आपको एक बात दिमाग में आ रही है कि जब हम 2 + v1 यहां पर यूज कर रहे होते हैं, तो इसका पेयर सो से नहीं बनता, टू से बनता है। ये जो एडवर्ब वाला टू होता है, और सो अगर आता है तो सो का पेयर दैट से आता है, इतना बड़ा है कि। लेकिन उसके पीछे तो क्लॉज होना चाहिए, और यहां पर तो क्लॉज है नहीं, यहां पर तो इन्फिनेटिव है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है मेरे भाई, ऐसी परिस्थिति में हमने इसी को चेंज करना है। द प्रोजेक्ट इज टू बिग टू हैंडल, मतलब इतना बड़ा है कि उसे खुद से वो हैंडल नहीं कर सकते। और नहीं का सेंस हमें कौन देता है, टू देता है, ठीक है। और किसके लिए बड़ा था ये, ट्रेनी लोगों के लिए, ठीक है। ट्रेनी तो जानते हो, जैसे आजकल यूपी पुलिस में जो ट्रेनिंग गए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। गवर्नमेंट और बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस, देखिए गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट, मतलब नाउन। कैसा नाउन है, प्लूरल, प्लूरल से प्लूरल जुड़ा, तो ये पूरा सब्जेक्ट कैसा बनेगा, प्लूरल। गवर्नमेंट को और बिजनेसेस को रिड्यूस करना चाहिए अपना ओन एनर्जी यूज, ठीक है, एंड प्रमोट कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो ये तो प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम लोग इट्स नहीं यूज करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे। आई मेट अ पर्सन, मैं एक आदमी से मिला, हु वॉज माई प्रोफेसर 10 years अगो, जो मेरा प्रोफेसर था 10 साल पहले, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन HW में, और ये क्वेश्चन भी आपका HW में। तो दो क्वेश्चन होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता देना, ठीक है। और कैसा लगा भाई सेशन आज, कमेंट बॉक्स में जरा बताना। होपफुली आपको मजा आया होगा, मेरे को तो बहुत मजा आया, ठीक है। मेरे को जिस दिन क्लास में मजा आता है वो अलग ही फील हो जाता है। तो भाई ये रखा। अच्छा, 31 तारीख को आपको पता ही है कि हम लोग सारे के सारे दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं देहरादून रहता हूं तो मुझे तो यहाँ से ट्रेवल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 की शाम को ही मैं निकलूंगा, रात को, है ना, 30 की नाइट को। तो आज कितनी तारीख हो गई, मैं 1 सेकंड देखूं जरा, आज डेट क्या है। आज 20 है ना, नहीं सॉरी 29 है ना। तो आज तो क्लास हो गई, तो कल, कल मैं क्लास, कल बताओ कौन सा टॉपिक करना चाहोगे। फिर मैं कल आपकी एक बढ़िया सी क्लास डिजाइन करके तभी निकलूंगा, मतलब रात को ही निकलूंगा, है ना। आप मुझे बताओ कल कौन सी क्लास लेना चाहोगे। ये दोनों होमवर्क के क्वेश्चंस कर लेना आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताओ जरा फटाफट कौन सी क्लास करना चाहोगे। एक तो भाई ये लड़की का चक्कर ना, इस देश को ले डूबेगा, कहाँ चले गए।
भैया पोल लगा दीजिए, ढूंढ के लाना पड़ता है। नालायक। पोल लगाओ, प्रीपोजिशन। क्वेश्चन PQRS, idioms, passage। बस PA, हाँ ठीक है। पोल करो, वोटिंग करो जरा फटाफट सारे के सारे। दिखाना कितना परसेंट आ रहा है। प्रीपोजिशन। चलो तो फिर पैसेज और PQRS अगली क्लास में ले लेंगे, प्रीपोजिशन फाइनल कर देते हैं। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन कराते हैं। 11 से ही चल करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है भाई, डन। ओके, अच्छा मैं PDF डाल रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, अच्छे क्वेश्चंस टेलीग्राम में। जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, इस वीडियो के नीचे लिंक लगवा देते हैं इसका, ठीक है। चलिए ओके, जय हिंद भाई सभी को।